तच दिव्या को अपने बाहों में उठाकर विला के बाहर जाने लगा। अब आगे तो वहीं तच को दिव्या को अपने साथ ले जाते देखकर अखिल ने मुंह से सूहू निकालता है, जो शायद दिव्या के दिल तक पहुंच जाती है। वो बुला रहे हैं आपको। दिव्या तच के बाहों में अपने हाथ उनके गले में डालते हुए बोली, कौन बुला रहा है? तच ने दिव्या से पूछा। अरे वो बुला रहे हैं। दिव्या तच को अखिल को दिखाते हुए कहती है, पर मैंने तो नहीं सुना कि उसने मुझे आवाज़ दी हो। तच ने कहा, मुझे लगा वो मुझे बुला रहे हैं। दिव्या अखिल को पीछे मुड़कर देखते हुए बोली, तुम उसे जानती हो? तच ने अखिल की तरफ दिखाते हुए पूछा। शायद। दिव्या ने अपना सर ना में और हाँ में हिलाते हुए कहा। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो तुम्हें बुला रहा है? तच एक आशा लिए पूछता है। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे मैं उन्हें जानती हूँ, जैसा मेरा उनसे कोई रिश्ता है। दिव्या तच के सवाल पर उनका जवाब देते हुए कहती है, वो कौन है? दिव्या तच से पूछती है। वो मेरा फ्रेंड है। तुम चाहो तो उसे भाई बोल सकती हो। तच ने दिव्या से कहा, तुम जब चाहो उसे मिलने के लिए बुला सकती हो। वो तुम्हारे बुलाने पर दौड़ा चला आएगा। दिव्या तच के सीने पर अपना सर रखते हुए कहा, अच्छा, मेरे बुलाने पर वो दौड़े चले आएंगे? वो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा भाई जो है। तच ने गुनगुनाते हुए कहा, जो दिव्या सुन नहीं पाती। दिव्या ने कहा, क्या कहा आपने? तच ने कहा, नहीं कुछ नहीं, वो मेरा फ्रेंड है ना, और तुम उसे भाई बोलोगी तो उसे तुमसे मिलने आना ही होगा। दिव्या ने कहा, हाँ ये हो सकता है। दिव्या को अपने साथ नॉर्मल बात करते देख तच उससे कहा, अच्छा, जब उसे देखकर तुम्हें लगा कि वो तुम्हारा कोई अपना है, तो मुझे देखकर तुम्हें कैसे लगा था? तब दिव्या को विला के बाहर लाकर कार के सामने खड़ा कर उसे कार से सटाकर खुद उसके कमर को पकड़कर खुद के करीब कर उसे कहा, बताओ ना, तुमने जब मुझे पहली बार देखा तो तुम्हें कैसे लगा था? दिव्या तच को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर अपना छोटा सा मुंह बनाकर उससे कहा, पहली बात तो आपने मुझे देखने का मौका ही कहाँ दिया था। तब आप मुझे सड़ो खड़ूस डेबिल और दुष्ट लगे थे, और जब आपने मेरा गला पकड़ा था तब तो मुझे लगा था कि आप सच में डेबिल हो, राक्षस हो, और अब मैं मर ही जाऊंगी, लेकिन आपने ही ने मुझे बचा भी लिया। दिव्या तच के गले में अपने बाहें डालते हुए मुंह बनाते हुए बताती है। तच ने दिव्या को घूरते हुए कहा, अच्छा, तो मैं डेबिल हूँ और खड़ूस लगता हूँ? दिव्या ने कहा, हाँ, आप डेबिल और खड़ूस हैं। तच ने कहा, अच्छा, अभी बताता हूँ तुम्हें। तच दिव्या के खुले हुए पेट में गुदगुदी करने लगता है। दिव्या ने हंसते हुए कहा, हा हा हा, आप क्या कर रहे हैं? मुझे गुदगुदी हो रही है। रुको ना तच, रुको ना, रुक जाओ ना प्लीज़। दिव्या खिलखिलाकर हंसते हुए तच के हाथ अपने पेट से हटाने की कोशिश करने लगी, तो वहीं दिव्या के मुंह से अपना नाम सुनकर तच के हाथ अपने आप रुक जाते हैं। तच ने दिव्या को थामे चमकाते हुए नजरों के साथ पूछता है, तुमने क्या कहा अभी? क्या? दिव्या अपनी सांस से काबू कर कहती है। तच ने कहा, तुमने अभी जो कहा। दिव्या ने खुद को काबू करते हुए कहा, मैंने आपको रुकने के लिए कहा था। तच ने कहा, नहीं, अभी तुमने जो नाम लिया था ना मेरा, वो। दिव्या ने कहा, नहीं तो, मैंने बस आपको रुकने के लिए कहा था। तच को अपना नाम सुनकर जो उम्मीद जागी थी कि वो अपनी सुहाना को वापस पा सकता है और इतने सालों बाद फिर से दोनों तच और सुहाना बन सकते हैं, वो उम्मीद एक बार फिर से टूटने लगी थी। वाह, चलें टाइगर,
उनसे कुछ दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था। जब वो तच का मायूस चेहरा देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता और वो आगे बढ़कर चलने के लिए पूछता है, हाँ चलो। तच दिव्या को कार के अंदर ले जाकर बैठता है। टाइगर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करता है और वहाँ से अपनी डेंसिटी के लिए निकल जाता है। तच के बिला से जाते ही अकल की नज़र दीक्षा और मानसी पर जाती है, जो पूरा गार्डन देखने में लगी थी। अखिल सोचता है कि आखिर दीक्षा ने सुहाना का गठबंधन क्यों किया। वो कुछ न कुछ उसके बारे में जानती ही होगी, क्योंकि तच खुद अपनी फैमिली से भी दूर रहता था, तो उसकी तरफ से उसकी शादी में किसी लड़की का होना तो इम्पॉसिबल है। तो हो ना हो ये दोनों लड़कियां सुहाना की तरफ से होंगी। सोचते हुए अखिल दीक्षा और मानसी की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन मान जब अखिल को दीक्षा और मानसी दोनों की तरफ बढ़ता देखता है तो मान अखिल को आकर रोकने लगता है। मान ने कहा, अखिल सर आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगता है अब आपको घर जाना चाहिए। मान अखिल को दीक्षा और मानसी की तरफ जाते देख उसे रोकते हुए कहता है। अखिल ने कहा, मुझे उनसे बात करनी है मान। वो ज़रूर ही सुहाना के बारे में कुछ न कुछ जानती होंगी। तुम हटो मेरे रास्ते से। अखिल मान को अपने सामने से हटाते हुए दीक्षा और मानसी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, सर आप बॉस के परमिशन के बाद ही उनसे बात कर सकते हैं। सॉरी सर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बॉस का ऑर्डर है। मान अखिल को रोकते हुए कहता है। अखिल मान को गुस्से से घूरते हुए बिला से चले जाता है। अखिल के जाने के बाद मानो दीक्षा और मानसी के पास जाकर उनसे कहता है, मैम आप लोग अंदर चलिए, आप लोगों को भूख भी लगी होगी ना, तो चलिए लंच कर लीजिए। दोनों हाँ में सिर हिला देती हैं। माँ दोनों को बिला के अंदर लेकर जाता है। दीक्षा और मानसी अंदर से बिला को देखकर और भी ज़्यादा हैरान थी। बिला जितना खूबसूरत बाहर से था उससे कई ज़्यादा खूबसूरत अंदर से था। बिला में सभी चीज़ें काफ़ी महंगी और एंटीक पीसेस थे। चलें। दोनों को मान उनके ख्यालों की दुनिया से बाहर लाते हुए आगे चलने के लिए कहता है और दोनों को डाइनिंग टेबल के पास लाकर बैठा देता है और खुद उन्हें सर्व करता है। जब दोनों अपना लंच कर लेती हैं तो मान दोनों को उनका कमरा दिखाकर वहां से चले जाता है। इधर कार में तत्कार का पार्टीशन आनकर दिव्या को अपने गोद में बैठा लेता है और उसके गले में अपना फेस घुमाकर उसके गले के होठों को सहलाने लगता है। साथ ही अपने हाथ से दिव्या के खुले हुए पीठ और पेट पर हाथ चलाने लगता है। दिव्या भी अपने हाथ तच के बालों में रखकर उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाने लगती है। तच दिव्या के मुलायम होंठ पर अपने होंठ जोड़कर दोनों के सांसों को एक करने लगता है। धीरे धीरे कर तच अब वाइड होकर दिव्या के होंठों को किस करने लगता है। फिर उसके कंधे से ब्लाउज को सरका कर नीचे कर उसके कंधों पर किस करने लगता है, जब तक वो लोग अपनी डेंसिटी पर पहुंच जाते हैं। रात के 9 बज गए थे और कार के अंदर अब तक तच ऑलमोस्ट दिव्या के ब्लाउज को उसके ऊपर बॉडी से नीचे कर चुका था और उसके गर्दन और सीने पर दिव्या को अपने होठों का एहसास करा रहा था, जिससे दिव्या के मुंह से सिसकियां निकल रही थीं। दिव्या की सिसकियां आगे ड्राइविंग सीट पर बैठा टाइगर ना सुन ले, इसलिए दिव्या खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं तच उसके गले और कंधे को अपने होठों से छूकर उसे और पागल कर दे रहा था और दिव्या के मुंह से ना चाहते हुए भी सिसकियां जोर से निकल रही थीं। दिव्या इसी का बदला लेने के लिए तच के गर्दन पर अपने दांत गड़ा देती है, जिससे तच के मुंह से आह की जोर से आवाज़ आती है। तो तच भी कहाँ कम था, वो तो खुद दिव्या को फिर से पाने के लिए तड़प रहा था। तच दिव्या के होंठों पर बाइट कर देता है और दिव्या को अपनी
तरह से उसे पाने के लिए, पागल करने के लिए उसके गर्दन पर बेतहाशा अपने होठों का एहसास कराने लगता है। दिव्या ने तच के बालों में अपनी उंगलियां फांसकर सिसकियों में तच से कहा, ऐसा मत कीजिए, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तच दिव्या के मुंह से बस ऐसे ही सिसकियां निकलते हुए सुनने लगता है। टाइगर कार रोककर कार से कब का निकलकर बाहर चला जाता है। तच और दिव्या को इस बात का पता तक नहीं चलता। तच तो बस दिव्या के होंठों पर अपने होंठ रखे हुए प्यार कर रहा था। लगता है हम लोग पहुंच गए हैं। दिव्या ने कार को एक जगह रुके हुए देखकर तच से कहा। तच विंडो डाउन कर देखता है तो सामने एक डार्क ग्रीन कलर का एक बहुत बड़ा किला था। तच दिव्या के कपड़े ठीक करता है और उसे कार से बाहर लेकर आता है और दिव्या को अपने गोद में उठाकर उस किले के अंदर जाते हुए टाइगर को वहां से जाने का इशारा करता है। तच के किले के अंदर जाते ही टाइगर कार स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। ये एक काफी दूर तक फैली हुई जगह है। यहाँ चारों ओर फैला जंगल है और बीच में एक डार्क ग्रीन कलर का बना हुआ किला। तच, ये जगह कौन सी है? दिव्या तच की बाहों में पूरी तरह से लदे हुए उससे पूछती है। तच ने कहा, ये ग्रीन वैली है, यहाँ आने की परमिशन हर किसी को नहीं है। तच दिव्या को बाहों में लिए उस ग्रीन किले के अंदर जंगल की ओर जाते हुए बताता है। पर क्यों? और यहाँ तो कोई नहीं है। अगर हमें कुछ हो गया तो किसी को पता कैसे चलेगा? दिव्या फिर से तच से सवाल करती है। तुम अभी मुझ पर ध्यान दो, पूरी रात हमारी है। इस जगह के बारे में कल सुबह तुम्हें बताता हूँ। तच दिव्या को ग्रीन फोर्ट के बीच साइड ले जाता है, जहाँ सिर्फ बड़े और लंबे लंबे घने पेड़ थे, जहाँ किसी को देख पाना भी बहुत मुश्किल था। उस जगह को देखकर दिव्या डरते हुए अपने हाथ तच के गले में कसते हुए उससे बोली, मुझे डर लग रहा है, हम यहाँ क्यों आए हैं? तच ने कहा, हम यहाँ अपनी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करने आए हैं। तच दिव्या के होंठों को अपने होंठ से छू लेता है। दिव्या ने ग्रीन फोर्ट को दिखते हुए कहा, तो हमें वहाँ अंदर जाना चाहिए ना, हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? तच ने कहा, क्योंकि जान, हम यहाँ ओपन में फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करने वाले हैं। दिव्या ने तच को हैरानी से देखते हुए पूछा, ओपन में? कोई देखेगा तो? तच ने कहा, कोई नहीं देखेगा, यहाँ मेरे अलावा मेरे इजाज़त के बिना कोई नहीं आ सकता यहाँ तक, मान और टाइगर भी नहीं। दिव्या ने फिर से तच से सवाल करते हुए कहा, और अगर आ गया तो? तच ने जंगल की ओर आगे बढ़ते हुए कहा, तो वो वहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकेगा। दिव्या ने पूछा, वो कैसे? तच ने कहा, कल सुबह तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तच दिव्या को ग्रीन फोर्ट के बीचों बीच में बने एक लकड़ी के बने मचान के पास लेकर जाता है। वो मचान 10 फीट ऊंची होगी। उस मचान के कुछ दूर तक के सारे पेड़ काट कर साफ कर दिए गए थे। वहां पर झरना बह रहा था, जिस पर चांद की सीधी रोशनी पड़ रही थी। उस झरने में गिरती पानी की आवाज़ उस पूरे जंगल में गूंज रही थी। वो उस जगह को रोमांटिक बना रही थी, जो दिव्या दत्त के ओपन फर्स्ट नाइट के लिए परफेक्ट प्लेस थी। अगर ये जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी ना होती तो यह स्पेशल लव पॉइंट होता। दिव्या उस जगह को देखकर इतनी खुश हो जाती है कि तच के गोद से उतरकर दौड़कर जाकर उस मचान के ऊपर चढ़ जाती है। अभी दिव्या के फेस पर खुशी साफ झलक रही थी। दिव्या देखती है कि उस मचान के ऊपर पत्ते बिछे हुए हैं। दिव्या ने तच की ओर देखकर कहा, ये जगह बहुत खूबसूरत है, और वो झरना देखो ना, कितना खूबसूरत है। चलो ना, वहाँ चलते हैं। दिव्या खुशी से उछलते हुए कहती है, नहीं अभी नहीं, कल सुबह चलेंगे। कहते हुए तच दिव्या के करीब आने लगता है। तच ने कहा,
तुम्हें ये जगह पसंद आई? दिव्या अपना सर हाँ में हिलाने लगती है। तुम्हारे लिए ही तो बनवाया है। मुझे पता था कि तुम्हें ये जगह पसंद आएगी, इसलिए तो तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तच अपने मन में सोचते हुए दिव्या की ओर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगता है। दिव्या को तच की आंखों में उसे पा लेने की एक अलग ही खुमारी नजर आ रही थी, जिसे देख दिव्या को थोड़ा डर भी लग रहा था और वो तच का अब जुनून बन गई थी सोचकर उसे अच्छा भी लग रहा था। तच को अपने करीब आते देख दिव्या पीछे मुड़कर खड़ी हो जाती है। तभी तच उसके पास आकर उसके बदन से शादी के जोड़े का दुपट्टा उतार कर नीचे फेंक देता है। तच के ऐसा करते ही दिव्या कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और कसकर अपने लहंगे को मुट्ठियों में भरने लगती है। तच दिव्या के कंधे पर अपनी ओंठ रख उसे किस करते हुए दिव्या के ब्लाउज की डोर को पकड़कर एक झटके में खींच देता है। दिव्या का ब्लाउज जो सिर्फ डोरी के सहारे से ही उसके बॉडी पर टिकी हुई थी, वो डोरी के खुलते ही कंधे से सरक कर नीचे गिर जाता है, जिसे तच खोलकर नीचे फेंक देता है और फिर दिव्या के लहंगे को भी उसके बदन से अलग कर देता है। अब उस चांदनी रात में दिव्या तच के सामने सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में खड़ी थी। तच दिव्या का दुपट्टा नीचे से उठाकर दिव्या को उसके दुपट्टे से लपेट देता है। दिव्या शर्माकर तच के सीने से लग जाती है, तो तच दिव्या को अपनी बाहों में उठाकर उन पतियों पर लाकर लेटा देता है जो उसके लिए बेड का काम कर रहे थे। तच फिर दिव्या के ऊपर आकर उसके होंठों से अपने होंठ जोड़कर दिव्या के सांसों को अपने अंदर उतारने लगता है। दिव्या तच के हाथों को अपने पूरी बॉडी पर महसूस कर रही थी। काफी देर तक दिव्या को किस करने के बाद तच दिव्या के कॉलर बोन पर किस करने लगता है। दिव्या भी अपने हाथ तच के बालों में और उसके पीठ पर रखकर उन्हें सहलाने लगती है। तच धीरे धीरे वाइल्ड होते जा रहा था। अब तच दिव्या के बॉडी में जगह जगह लव बाइट भी दे रहा था, जिससे दिव्या जल बिन मछली की तरह तड़पने लगती है। जब तच में भी अब दिव्या के अंदर समाने की तरफ बढ़ने लगती है, तो तच दिव्या के दोनों पैर अपने कमर पर लपेटे वैसे ही दिव्या में एंटर करता है और ऐसे दिव्या में एंटर करने से दिव्या की चीख पूरे उस खुले हुए आसमान के नीचे उस जंगल में गूंजने लगती है। तच दिव्या के चीखने पर कुछ पल रुक जाता है और उसे उठाकर अपने बाहों में भर लेता है और फिर उसके होंठों पर अपने होंठ जोड़कर उसे किसकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। जब दिव्या को अपना दर्द कम होता महसूस होता है, तो तच दिव्या में खुद को समाते हुए दिव्या के ऊपर अपने प्यार की बरसात करना स्टार्ट कर देता है। दिव्या और तच की सिसकियां उस पूरे शांत वातावरण को प्यार के सागर में गोते लगाने पर मजबूर कर देती हैं। दिव्या और तच एक दूसरे को अपने बाहों में भरकर प्यार के समुंदर में डुबकी लगाने लगते हैं। वहीं रात के 2-2:30 बजे विला के मेन गेट पर दो लड़के खड़े आपस में बातें कर रहे थे कि किसे कैसे विला के अंदर जाना है। पहले लड़के ने कहा, देख रात के 2 बज गए हैं, अभी अगर मेन डोर से अंदर गए और भाई ने देख लिया तो पक्का पनिशमेंट मिलने वाली है, इसलिए मैं तो बालकनी से अंदर जाने वाला हूँ। पहला लड़का बोलते हुए गार्डन एरिया की ओर बढ़ जाता है। अब तक गार्डन एरिया पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। गार्डन एरिया को देखकर कोई भी यह नहीं बता सकता था कि दोपहर के टाइम यहाँ पर किसी की शादी भी हुई होगी। दूसरे लड़के ने पहले लड़के को रोकते हुए कहा, पहले मेरी बात तो सुन, अगर बालकनी से जाते हुए पकड़े गए तो भाई फिर कभी हम दोनों को यहाँ घुसने भी नहीं देंगे। दोनों ही हालात में पनिशमेंट तो मिलनी ही है। पहला लड़का रुककर दूसरे लड़के को जवाब देता है, हाँ लेकिन अगर नहीं पकड़े गए तो कोई पनिशमेंट भी नहीं। मैं तो जा रहा हूँ बालकनी चढ़ने के लिए, तुझे आना है तो आ। दूसरे लड़के ने कहा, लेकिन मेरी बात तो सुन ले। दूसरे लड़की की बात सुने बिना पहला लड़का
कौन सा बालकनी खुला है ये ढूंढने लगता है तो दूसरा लड़का भी बिना आगे कुछ बोले मेन डोर की ओर बढ़ जाता है अंदर जाने के लिए। ये दोनों कोई नहीं, तनय और तेज थे, तच के भाई। वो जो बालकनी चढ़ने जा रहा था वो तनय था और तेज दबे पांव बिला के अंदर डरते डरते घुसने लगता है कि कहीं तच उसे देख न ले। लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उनके बिला के अंदर आते ही उनके आने की खबर तच तक पहुंच चुकी थी। तो वहीं दूसरी तरफ मानसी अपने बेड पर उठकर बैठ गई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। मानसी ने खुद से कहा, अरे यार, ये मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। और दीक्षा अपने कमरे में घोड़े बेचकर सो रही होगी। उसी के पास जाती हूँ, क्या पता उसके साथ सोने से नींद आ जाए। मानसी अपने बेड से उठकर डोर खोलकर कमरे से बाहर निकल जाती है। तो वहीं मान, जो हॉल में डाइनिंग टेबल के पास खड़ा पानी पी रहा था, वो पानी पीने के बाद ग्लास वहीं रखकर ऊपर अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगता है। जब मान ऊपर जाता है तो मानसी उसे कॉरिडोर में दीक्षा के कमरे के डोर के पास खड़ी नजर आती है, जो डोर नॉक कर धीमे आवाज में दीक्षा को डोर खोलने के लिए बोल रही थी, ताकि उसकी आवाज़ सुनकर कोई उठ न जाए। मान मानसी के पास आता है तब मानसी कुछ पल के लिए चुप रहती है। उसे पता नहीं था कि उसके पीछे मान खड़ा है। मानसी खुद में बुदबुदाई, ये दीक्षा लगता है घोड़े बेचकर नहीं, पूरी की पूरी तबेला बेचकर सो रही है। इतनी देर से डोर पर नॉक कर रही हूँ, सुन ही नहीं रही है। मुझे नींद भी नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। और कल मुझे ऑफिस भी जाना है। अभी सो पाऊंगी तभी तो कल ऑफिस जा पाऊंगी। और अगर मुझे ऑफिस जाने में लेट हो गया तो वो खड़ूस मानसर पनिशमेंट के तौर पर मुझे इतने सारे अपने हाथ से फाइल की हाइड बनाती हैं कि फाइल दे दे के कंप्लीट करने के लिए खड़ूस कहीं के अच्छे से बात नहीं कर सकते। अरे बात करने के टाइम सामने लड़की की आंखों में भी तो देख लें, क्या पता वो आपको लाइक करती हो। और आपके ऐसे रूड बिहेवियर करने से लड़की के सामने इम्प्रेशन कितना खराब हो जाता है और उनका ना देखना हमें कितना बुरा लगता है। कोई हमसे भी पूछे जरा। अच्छा, तो तुम मुझे पसंद करती हो और मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है। अचानक से अपने कान में किसी की गर्म सांसें पड़ने से मानसी सी रह जाती है और अपनी आंखें बंद कर कसकर अपने पहने नाइट सूट को अपनी मुट्ठी में भींच लेती है। मानसी पर अपना इतना असर देखकर स्माइल करने लगता है, फिर उसके पतले से कमर पर अपने हाथ रख देता है, जिससे इस बात तो मानसी की जान उसकी हलक तक आ जाती है। मान ने मानसी के कान में अपनी सेंसिटिव वाइट में कहा, मानसी, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। मानसी मान के सेंसिटिव वाइट्स में बहकर अपना सर हाँ में हिला देती है। मानसी के हाँ में सर हिलाते ही मान ने जिस हाथ से मानसी की कमर पकड़ रखा था उसे दबाकर अपने करीब कर लेता है और अपना चेस्ट मानसी के पीठ से लगा देता है। मानसी वैसे ही अपना सर फिर से हाँ में हिलाती है, जैसे अभी मान ने उसे हिप्नोटाइज किया हो और उसे सिर्फ अपना सर हाँ में हिलाने का आर्डर मिला हो। मान और मानसी दोनों ही इस बात को भूल गए थे कि वो दोनों अभी दीक्षा के कमरे के बाहर खड़े हैं। मान मानसी के कान के निचले हिस्से को अपने होठों से छू लेता है, जिससे मानसी फिर से सिरह जाती है। मान मानसी के कंधे पर अपने होठ चलाने लगता है। मानसी भी अपनी आंखें बंद कर मान के किस को फील करने लगती है। तो वहीं दीक्षा को प्यास लगने और मानसी की आवाज आने से वो उठ गई थी, लेकिन कुछ देर में उसे मानसी की कोई आवाज नहीं आई थी। तो उसे लगता है कि ये उसका वहम होगा कि मानसी उसे बुला रही हैं। तो दीक्षा बेड से उठकर ग्लास में पानी डालकर पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद फिर से सोने के लिए जाने लगती है।
तभी दीक्षा को उसके कमरे के बालकनी में कुछ आहट होती हुई सुनाई देती है और साथ ही किसी की परछाई भी नजर आती है जो अभी रेलिंग से लटक कर दीक्षा की बालकनी में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसे देख पहले तो दीक्षा डर जाती है, फिर खुद को ही हिम्मत बांधते हुए बोलती है, दीक्षा ये कोई चोर है और तुम एक चोर से नहीं डर सकती हो। अगर दी और मनु दी को पता चल गया कि तू एक चोर से डर गई है तो दोनों तेरा कितना मजाक उड़ाएंगी कि ऐसे तो बड़ा जेम्स बॉन्ड बनती घूमती है और अपने सामने चोर को देखकर तेरी हवा निकल गई। और जीजू क्या सोचेंगे तेरे बारे में। नहीं दीक्षा नहीं, तुझे इस चोर को चोरी करने से रोकना ही पड़ेगा। हाँ मैं रोकूंगी, बोल दीक्षा कुछ खोजने लगती है। दीक्षा ने कुछ ढूंढते हुए कहा, लाइट जला लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, लाइट जलाने से तो चोर को पता चल जाएगा कि कोई जग गया है और वो भाग गया तो, या फिर उसके पास चाकू वाकू हुआ और उसने किसी को मार दिया तो। नहीं नहीं दीक्षा, तू रिस्क नहीं ले सकती है, तुझे ऐसा ही इस चोर को पकड़ना होगा। दीक्षा अपने में ही बुदबुदाकर बिना लाइट जलाए पूरे कमरे में कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिलता और वो देखती है कि वो चोर भी अब तक बालकनी कूद कर डोर की तरफ ही बढ़ रहा था, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भाग कर जाकर कबर्ड से कपड़े टांगने वाला हैंगर निकाल कर लाती है। दीक्षा डोर के पीछे छुपकर उस चोर के कमरे में आने का वेट करने लगती है, तो वहीं तनय बालकनी चढ़कर कमरे के डोर से जैसे अंदर घुसता है कि दीक्षा अपने हाथ में पकड़े हैंगर से बिना रुके उसकी पिटाई करना शुरू कर देती है। कौन है बे और मार क्यों रहा है? तनय चिल्लाता है। चोर को मारे नहीं तो क्या उसकी आरती उतारें? दीक्षा ने तनय को मारते हुए कहा। तनय ने कहा, चोर? कौन चोर? दीक्षा ने कहा, चोर तुम, चोर और कौन? दीक्षा बिना रुके तनय को अंधेरे कमरे में भगाते हुए मार रही थी और उसके हैंगर से मारने से सट सट की आवाज आ रही थी और उतने जोर से ही तनय की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कमरे के बाहर मानसी जो एक दूसरे को किस करने में इस दुनिया से बेखबर हो गए थे, वो दीक्षा के कमरे से किसी लड़के की चिल्लाने की आवाज सुनकर वापस से इस दुनिया में आ जाते हैं। मानसी जल्दी से मान की बाहों से दूर हटकर दीक्षा के डोर पर नॉक करते हुए बोली, दीक्षा दीक्षा क्या हुआ? ये किसकी आवाज है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ दी मैं ठीक हूँ, मेरे कमरे में चोर घुस आया है, ये उसकी ही आवाज है। दीक्षा तनय को मारते हुए उसके पीछे भागते हुए हाँफते हुए बोली। मानसी चोर सुनकर डर कर मान की तरफ देखते हुए बोली, दीक्षा तुम चोर से दूर हटो और डोर खोलो। मानसी डोर को जोर से पीटने लगती है। तब तक दीक्षा तनय को उसके बम पर हैंगर से पूरी ताकत लगाकर मारती है, जिससे तनय दीक्षा के बेड पर मुंह के बल गिर जाता है। उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और तनय के बाल अपने मुट्ठी में भरकर नोचते हुए उसका सर ऊपर उठाकर उससे बोली, कौन है बे? तू मेरे जीजू के घर पर चोरी करेगा? तेरी तो। कौन चोर? मैं कोई चोर नहीं हूँ, ये मेरा घर है और मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूँगा? तनय डर से कराहते हुए बोलता है। दीक्षा ने कहा, अच्छा बेटा पकड़े गए तो ये तुम्हारा घर है, बेवकूफ समझे हो काबे? अगर ये तुम्हारा घर है तो तुम बालकनी से क्यों आए हो? तुम्हें तो मेन डोर से आना चाहिए था ना। मानसी को जब अंदर से कुछ भी आवाजें सुनाई नहीं देने लगी तो घबराते हुए और जोर से डोर पीटते हुए दीक्षा को आवाज देने लगती है, दीक्षा तू ठीक तो है ना? डोर खोलना। तब तक मानव भी आ जाता है और चाबी से डोर खोलने लगता है कि तभी उसे कमरे के अंदर से आती दीक्षा की आवाज सुनाई देती है, जो कह रही थी, दी मैं अभी डोर नहीं खोल सकती, आप ना जल्दी से 2 नंबर जीजू को बुलाओ, वो इस चोर को पकड़ेंगे।
मान जो डोर पर चाबी लगाकर घुमा ही रहा था कि उसके हाथ रुक जाते हैं और मानसी की तरफ शक भरी नजरों से देखने लगता है और उससे पूछा, ये 2 नंबर जीजू कौन है? मानसी चुप रहती है। जब मान देखता है कि मानसी कुछ नहीं बोल रही है तो मान ने जोर देते हुए मानसी से कहा, ये 2 नंबर जीजू कौन है? तो मानसी अपनी नजरें नीचे किए मान की तरफ अपनी उंगली से दिखा देती है। मानसी के ऐसा करते ही मान उसके तरफ बढ़ने लगता है कि फिर दीक्षा के कमरे से आवाज आती है, कोई मेरे ऊपर से कोई नीचे उतारो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मान को ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। मान डोर खोलकर अंदर घुस जाता है और लाइट की स्विच ऑन कर देता है तो दोनों ही सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। दीक्षा बेड पर तनय के ऊपर उसके पीठ पर बैठ अपने पैरों से तनय के दोनों हाथों को ब्लॉक कर उसके बाल को खींचते हुए उसके चेहरे को ऊपर उठाए हुई थी। तनय और दीक्षा लाइट के जलने से उस ओर देखते हैं और उस ओर मान और मानसी को खड़े देख दीक्षा जल्दी से बोली, दी देखो, यही चोर है, मैंने इसे पकड़ लिया है। तो वहीं तनय ने मान को देखकर उससे कहा, मान भाई मुझे बचा लो इससे, ये जैसे मेरे ऊपर बैठी है और इसने जितना मुझे मारा है तो मैं मर जाऊंगा, इतना तो कोई असली चोर को भी नहीं मारता है। दीक्षा जिसके ऊपर बैठी थी उसके मुंह से मान के लिए भाई सुनकर उसके बाल खींचते हुए एक बार फिर से उसके चेहरे को ऊपर उठाती है और जैसे लाइट में उसका चेहरा देखती है उसके ऊपर से कूदकर उतरते हुए दीक्षा ने कहा, तुम छछूंदर के शकल वाले इंसान कहीं के, तुम यहाँ भी आ गए और ये तुम्हारा घर कैसे हुआ? ये मेरे जीजू का घर है। तनय ने दीक्षा को देखते हुए कहा, तुम हुई माँ, क्या मारा है इसने? तनय दीक्षा को घूरते हुए अपनी कमर पकड़े बेड से उठते हुए कहता है। माँ ने जाकर तनय को संभालते हुए उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तनय ने कहा, मान भाई पहले ये बताओ कि ये यहाँ क्या कर रही है? अपने लिए बार बार सुनकर अब दीक्षा को भी गुस्सा आ जाता है तो दीक्षा तनय से जोर से बोली, ये मेरे जीजू का घर है। मान ने कहा, ये बॉस की साली हैं। मान और दीक्षा की बात सुनकर तनय ने हैरानी से कहा, भाई ने शादी कर ली? कब, कहाँ और किससे? आज यहाँ मेरी बहन से, दीक्षा उसका जवाब देती है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीन किला में दिव्या तच की बाहों में थक कर चूर होकर सो रही थी और तच अपनी प्यारी सी बीबी को निहार रहा था। दिव्या के बाल उसके चेहरे पर बिखर रहे थे जिन्हें सपेट कर दच दिव्या के कान के पीछे कर दिव्या के माथे को बार बार चूम लेता है। अब जाकर दिव्या से शादी करने के बाद तच के चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। तच के बार बार किस करने पर दिव्या वो तच के ऊपर सो रही थी। वो अपनी निदाई आवाज में बोली, मत करो ना तच, तुम बहुत गंदे हो, मुझे सोने भी नहीं देते हो। दिव्या के मुंह से एक बार फिर से अपना नाम सुनकर तच को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब तच ने दिव्या को पहली बार देखा था और उसे चाहने लगा। फ्लैशबैक, कॉलेज का फर्स्ट डे जब तच अपने बेस्ट फ्रेंड साहिल और उसकी बहन नेहा के साथ कॉलेज के एंट्रेंस पर खड़ा कॉलेज के बड़े से गेट को देख रहा था। साहिल ने कहा, अब क्या गेट ही देखता रहेगा या फिर अंदर भी चलेगा? हाँ तच, चलो ना अंदर। नेहा तच की बाह को पकड़ते हुए कहती है। हाँ चलो, कहते हुए तच नेहा के हाथ को खुद के बाह से हटाकर कॉलेज के अंदर जाने लगता है। तच जब कॉलेज कैंपस में आता है तो देखता है कि वहाँ तो नए स्टूडेंट की रैगिंग चल रही थी। एक लड़की जो डेनिम जीन्स और डेनिम की जैकेट पहने, बालों पर हाई पोनीटेल बनाए, कानों में बड़े बड़े गोल गोल इयर रिंग पहनती थी, आंखों में भरकर कॉलेज
होठों पर हल्की लाइट कलर की लिपस्टिक लगाई बड़ी क्यूट लग रही थी और जो खुद भी फ्रेशर लग रही थी वो कार के बोनट पर बैठकर सामने खड़े नए स्टूडेंट में से किसी से डांस करवा रही थी, तो किसी को गाना गाने को बोलती है, तो किसी को मुर्गा बनकर रखती है, जिसे देखकर वो खिलखिलाकर हंस रही थी। और उसकी उसी खिलखिलाहट हंसी को देखकर तच भी मुस्कुरा रहा था। तच को देखकर एक दूसरी लड़की कार के बोनट पर बैठी लड़की से बोली, सुहाना वो देख नए मुर्गे और साथ में अपनी मुर्गी भी लेकर आए हैं। सुहाना जो कार के बोनट पर बैठी थी वो नीचे कूदते हुए बोली, ओए ए बेबी, मुर्गों और मुर्गी को यहाँ लेकर आओ। तो एक लड़का जाकर तच, साहिल और नेहा को सुहाना के पास लेकर आता है। तो यही होती है तच और सुहाना की पहली मुलाकात। सुहाना ने तच के आगे पीछे घूमते हुए कहा, फ्रेशर। तच बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला देता है। सुहाना फिर से पूछा, नाम क्या है? तच ने कहा, तच ओबरॉय। सुहाना ने कहा, तो फिर रैंकिंग तो बनती है। तच ने कहा, पर तुम भी तो फ्रेशर ही लग रही हो। सुहाना ने कहा, हाँ हूँ मैं फ्रेशर, पर सीनियर की बहन हूँ तो रैंकिंग का लाइसेंस मिल गया है। तच ने कहा, पर सीनियर तो तुम्हारा भाई है, तुम नहीं। सुहाना ने कहा, तुम बहुत बोलते हो, तुम्हारा मुंह बंद करना पड़ेगा। तुम्हारी रैंकिंग टास्क ये है कि तुम्हें यहाँ खड़ी लड़की में से किसी को किस करना होगा। ये सुनते ही नेहा ने सुहाना पर भड़कते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हो? तच किसी को भी किस नहीं करेगा। सुहाना ने तच से पूछा, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? तच ने ना ही कर दिया। सुहाना ने कहा, तो इतना भड़क क्यों रही है? तुम अपना टास्क पूरा करो। तच ने पूछा, यहाँ किसी भी लड़की को किस कर सकता हूँ? सुहाना ने कहा, हाँ कर सकते हो। कॉलेज कैंपस में खड़े सभी स्टूडेंट दिल थाम कर सामने देख रहे थे कि आखिर तच अपना टास्क पूरा करने के लिए किसे चुनेगा। तच ने कहा, तो फिर तो तुम भी यहीं खड़ी हो। कहते हुए तच सुहाना का हाथ पकड़ अपने करीब खींचकर उसके होठों से अपने होंठ जोड़कर खुद को राहत पहुंचाने लगता है। तच सुहाना को किस कर रहा था और जब सुहाना उसे खुद से दूर करने के लिए उसके सीने पर अपने हाथ रख उसे धक्का देती है तो तच सुहाना के दोनों हाथ पकड़कर मोड़ते हुए उसके पीठ से लगा देता है और उसे डीप किस करने लगता है। करीब 20 मिनट तक तच सुहाना को किस कर उसे खुद से दूर करता है। तो सुहाना गहरी सांस लेते हुए तच को घूरने लगती है। तो तच ने अपने होंठ पर लगे सुहाना के लिपस्टिक को अपने अंगूठे से पोंछते हुए कहता है, सो टेस्टी बेबी। इतना सुनना था कि सुहाना तच को अपना हाथ उठाकर थप्पड़ मारने को होती है। सुहाना ने गुस्से से तच को घूरते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे सुहाना अग्निहोत्री को किस करने की कोशिश की है। तच ने फिर से सुहाना के हाथ पकड़कर उसके पीठ से लगाकर कहा, बेबी मैंने तो तुम्हारा दिया हुआ टास्क ही पूरा किया है, तो इसमें तुम मुझसे गलत नहीं कह सकती। और मैंने तुम्हें किस करने की कोशिश नहीं की है, मैंने तुम्हें किस किया है। तच ने सुहाना के हाथ मोड़कर उसकी पीठ पे लगाने से सुहाना तच के सीने से लग जाती है। तच तब तक सुहानी को पीछे से देखता रहता है जब तक सुहाना कॉलेज कैंपस से बाहर नहीं निकल जाती। उसके जाने के बाद तच धीरे से कहता है, सू नाइस नेम बेबी। इन सब में नेहा जल भुनकर कोयला हो गई थी, लेकिन वो तच से कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि अभी सबके सामने ही तच ने ये कह दिया था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। इसका मतलब कि वो तच के लिए कोई मायने नहीं रखती है। फिर तच साहिल के साथ अपने क्लासेस अटेंड करने चला जाता है, लेकिन तच ने नेहा की तरफ देखा तक नहीं था।
नेहा मन मारकर उनके पीछे चली जाती है। प्रेजेंट टाइम। तच अपने ऊपर सो रही दिव्या के हिलने से अपनी यादों से बाहर आता है और दिव्या को अच्छे से खुद में समेटकर खुद भी सो जाता है। तच तो अपनी सुहाना को पाने से के बाद उसके साथ बिताए प्यार भरे लम्हों को याद कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिल था, जो दिव्या को देखने के बाद से एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाया था और रात भर सोया नहीं था। इसलिए अखिल उठकर अपनी कार की चाबी लेकर घर से बाहर निकल जाता है और कुछ दूर ड्राइव कर एक जले हुए घर के पास आकर रुकता है। अखिल कार में बैठे हुए उस घर को अपनी खाली आंखों से देख रहा था। उस घर से उसकी कई यादें जुड़ी थी। अखिल कार के बाहर निकलकर उस घर के अंदर चला जाता है और जैसे जैसे अखिल उस घर के अंदर जा रहा था, उसकी वो पुरानी यादें उसके सामने आती जा रही थी। अखिल अपनी जिंदगी की उस काली रात को याद करने लगता है जब उसने उसका सब कुछ खो दिया था। फ्लैशबैक। राजीव अग्निहोत्री एक पुलिस ऑफिसर। उसके फैमिली में 4 मेंबर हैं। उसकी पत्नी नीता जी, उसका बेटा अखिल और उनकी बेटी जो घर पर सबकी लाडली है, सुहाना अग्निहोत्री। तच और अखिल दोनों कहीं बाहर से बात करते हुए अग्निहोत्री हाउस के डोर पर आकर रुकते हैं। अखिल डोर बेल बजाता है, लेकिन कोई डोर नहीं खोलता। आखिर एक बार फिर से डोर बेल बजाता है, लेकिन इस बार भी कोई डोर नहीं खोलता। अखिल ने कहा, ये घर पर सबको क्या हो गया है, कोई डोर क्यों नहीं खोल रहा। कहते हुए अखिल अपनी माँ को आवाज़ देते हुए डोर को जैसे पीटने लगता है तो डोर खुल जाता है। डोर के ऐसे खुलने से तच और अखिल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि अखिल की माँ डोर ऐसे खुला छोड़ दे और उसके पिता भी इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखते थे। दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि घर के फर्श पर चारों तरफ खून के छींटे पड़े हैं। ये देखकर दोनों को कुछ गलत होने की आशंका से उनकी रूह कांप जाती है। अखिल लड़खड़ा जाता है कि आखिर उसके घर में क्या हुआ है। तच उसे पकड़कर संभाल लेता है, लेकिन दिल तो किसी डर से तच का भी शोर कर रहा था। तच ने अखिल को संभालते ही अपने माँ पापा को और सुहाना को आवाज़ देते हुए अपने कमरे की तरफ भागता है। अखिल ने कहा, माँ पापा, सूहू कहाँ हो, आप सब कहाँ हो, माँ कहाँ हो, कहते पुकारते हुए अखिल जैसे सीढ़ियों के ऊपर जाने को होता है कि उसकी नज़र किचन के पास पड़ी उसकी मंगेतर नीतू की बॉडी दिखाई देती है, जिसके आसपास खून फैला हुआ था। अखिल का अपनी मोहब्बत को इस तरह से देखकर उसकी सांस रुकने जैसी होती है। वो जल्दी से भागकर नीतू के करीब पहुंचता है और नीतू का सर उठाकर अपने गोद में रखकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नीतू नहीं उठती क्योंकि उसकी बॉडी बेजान हो गई थी। अखिल की आंख से आंसू का कतरा बह जाता है। तभी उसे ख्याल आया कि घर में बाकी सभी लोग कहाँ गए हैं। अखिल नीतू के सर को नीचे रख सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागता है कि नीचे फर्श पर खून से सने अपने पापा को देखकर उसकी जान उसके हलक तक आ जाती है। अखिल रोते हुए घुटने के बल बैठकर अपने पापा को आवाज़ देकर उठाने लगता है। अखिल ने कहा, पापा उठो ना पापा, ये सब कैसे हुआ, किसने किया पापा, कुछ तो बोलो पापा, उठो ना पापा। अखिल अपने पापा का सर अपने घुटने पर रखकर उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पापा उसके आने के पहले ही अपने दम तोड़ चुके थे। तभी उन्हें किसी के दर्द की कराहने की आवाज़ सुनाई देती है, तो अखिल अपने पिता का सर आराम से फर्श पर रखता है। फिर अखिल और तच उस ओर भागते हैं तो देखते हैं कि अखिल की माँ भी फर्श पर खून से लथपथ पड़ी हुई है, लेकिन अभी उनकी सांसें चल रही थीं। अखिल ने उसके पास बैठकर उसके सर पर अपने घुटने पर रखकर उनसे पूछा, माँ ये सब कैसे हुआ, किसने किया। आप
आप फिक्र मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, आप ठीक हो जाओगे। तच का ये सब देखकर अब सुहाना के लिए उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है कि अब सुहाना जाने किस साल में मिलेगी। अखिल की माँ निर्मला जी ने कलहाते हुए कहा, अखिल बेटा, अपनी बहन को बचा ले बेटा, वो लोग उसे भी मार देंगे। निर्मला जी की बात सुन अब तच और अखिल दोनों के चेहरों का बचा कुचा रंग भी उड़ गया और सुहाना का नाम सुनकर तच जल्दी से नीचे बैठ अखिल की माँ से पूछा, आंटी सुहाना कहाँ है? अखिल की माँ एक कमरे की ओर इशारा कर देती है। तच अखिल को निर्मला जी को अस्पताल ले जाने के लिए बोलता है और खुद उसे कमरे की ओर चला जाता है जिसकी ओर निर्मला जी ने इशारा किया था। सुहाना आखिरकार तच को किस हालात में मिलेगी? क्या वह घर पर ही होगी या उसे कोई लेकर गया होगा? यह जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।